जिशान। जिशान। जी अस्सलाम। जी जी सामने इधर ही हो। जी इधर ही है। जिशान। इसकी सेटिंग करो, इसको भी म्यूट कर दो, इसके मोबाइल फोन की सेटिंग करो। ठीक है। लाइव हो गया वैसे। हाँ वो तो बच्चे भी आ गए। सेटिंग कर दो, मैं ऊपर जाता हूँ, तो मैडम की तरफ करो, ये शायद इस तरफ है। हम तो सिर्फ देखो ये लगाया हुआ, ये आ गया, हाल चेक करो इनके, ये जैसा लगा के सर उसने लिया वो उसने मंडे वाले दिन आना है। मुझे बताना है पीएमसी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। ये उसमें एग्जाम लगे आ रहे हैं। स्कूल में हाँ जी।
my old students, right? आप किस बैच के हो? मैम मैं अदनान का फाइल के साथ। ओके ओके, हाँ अदनान का 5 लोग तो प्राइवेटली पढ़ रहे हैं जैसे, ठीक है, उनको भी एमपीटी के बाद आएगी। हाँ वो मुझे कह रहे थे हम यहाँ आना है, वो हमारे साथ चल रहा, मैं आपको Assalamualaikum, my name is Aisha Asrar. I have been recently allocated to Office Management Group and I welcome all of you on the behalf of National Coaching Institute. Students, आज हम सेमिनार स्टार्ट करने वाले हैं CSS के रिगार्डिंगली। मे भी हो सकता है आप मुझे कुछ एमपीटी दे के इधर बैठे हो, मे बी नेक्स्ट टाइम आप लोग एमपीटी जो है उसको दें। अब द थिंग इज इन द CSS देयर आर 2 फेजेस। इससे पहले ऐसा नहीं था, अब यहाँ पे 2 फेजेस जो है वो स्टार्ट हो। आवाज क्लियर है? क्लियर ही है, मैं मसीह चेक करता हूँ। आप एक दफा चेक कर लें, ठीक है। नाउ वी हैव 2 phases in the CSS. As far as CSS is concerned, this is the most prestigious exam of the Pakistan, as you all guys know that. And here we get the job of BS 17. इसके अंदर हमारे पास 12 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से लेके हमारे पास रेलवेज तक के ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 2 तरह की फेजेस स्टार्ट हो चुके हुए हैं CSS में। वन इज ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द अदर वन जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करेगा उसके बाद आपके पास अपने 12 पेपर में अपीयर होना होता है। एक चीज का ख्याल रखें, स्क्रीनिंग टेस्ट से अपीयर होने से आप लोगों की अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होती है। अदरवाइज यू गाइस, ऑल ऑफ यू हैज द 3 अटेम्प्ट्स, ऑल ऑफ यू, आइदर आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या आप एक स्टूडेंट है, आप सबके पास 3 ही अटेम्प्ट्स हैं देने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर आपकी एज लिमिट भी मैटर करती है। फाइन, लाइक इफ यू आर 27 यू ओनली हैव 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स। अगर आप 21 किया तो आप 2-2 साल का ब्रेक लेके भी अपनी अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर डिस्कस करेंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपके पास 2 पेपर हैं। ईच पेपर कंटेन्स 100 मार्क्स and you need 33% marks in each paper to qualify the MPT screening test. Total 66 marks चाहिए आपको 200 में से, यानी 33 from 100 paper, 33 from other 100 paper. Clear? इसके अंदर जो इस दफा FPSC ने क्राइटेरिया दिया था that was consisted of maths, English, GK, इस्लामियात, उर्दू, लाइकवाइज इस तरीके का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, इन एडिशन टू उर्दू MCQs आए थे, ठीक है। MCQs थे, देयर वुड बी नो सब्जेक्टिव पोर्शन इन द MPT। लेकिन अगेन MCQs जो हैं लाजमी नहीं है, उसने कहा था कि 60 मार्क्स का आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स आएगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स उतने मार्क्स का नहीं आया, 25 to 30 आया था, ठीक है। तो वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द मार्क्स हमारे पास जो है वो चलती रहती है when it's come to the civil service exams. Then after clearing your MPT, after 2 months you guys are going to appear in your CSS, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। 600 मार्क्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट है, 600 मार्क्स के हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। देखें अब जो आपके पास कंपल्सरी है ना स्टूडेंट्स, यू गाइस नीड 40 मार्क्स टू क्लियर योर डिस्ट्रिक्ट। देखिएगा उधर से, एक सेकंड। क्या हुआ है? अब ठीक है। Okay, in compulsory marks there are 600 marks का सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स एंड you guys have to secure 40 marks. 40 मार्क्स है तो आप सिक्योर हो। इफ यू अगर आप लोगों के 39.5 मार्क्स हैं स्टूडेंट्स तो आप लोग वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकेंगे। और एक सब्जेक्ट के फेलियर का मतलब है आपके पूरे के पूरे आप लोग यानी इंटरव्यू के लिए या एक पासिंग कैंडिडेट्स की रेशियो के अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये 600 मार्क्स होते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट के। इसमें जो पेपर इंक्लूड है दैट इज ऑफ इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स and your general science and ability and then your इस्लामियात। अब इसमें एक चीज ये है जो आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जीके है, ठीक है। ये 3 पेपर्स हैं। यू गाइज नीड टू सिक्योर 120 मार्क्स। इसका एग्रीगेट है, इसमें आपको तीनों में 40-40 लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एक में 30 आ गए, एक में 40 और आप एक में 50 सिक्योर कर लेते हो तो 120 मार्क्स का आपको एग्रीगेट चाहिए।
व्हाट इफ आप लोग मैथ्स के हो, इंजीनियरिंग के हो या आपका साइंसेस का बैकग्राउंड है, तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ये जिस तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है इसको सिक्योर इजीली कर सकते हैं। इसमें आपके पास 60 मार्क्स का जो है वो साइंसेस का पोर्शन है और 40 मार्क्स का आपका इसके अंदर मैथ्स का पोर्शन आता है। जिन बच्चों का फिजिक्स बैकग्राउंड होता है ना, ये इंजीनियरिंग का या मैथ्स का, वो 40 आउट ऑफ 40 आराम से इसमें सिक्योर कर लेते हैं। और जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनी नेचुरल साइंसेस, वो इसमें आराम से 60 में से 50 मार्क्स जो है ले सकते हैं। बट द कंडीशन इज आप लोगों के एमसीक्यूज तैयार होने चाहिए, ठीक है। ये आप अगर यहाँ से ज्यादा मार्क्स जितना सिक्योर कर सको उतना ही आपका एग्रीगेट बेहतर, और एग्रीगेट जितना बेहतर उतना बेहतरीन आपको ग्रुप जो है वो अलॉट होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स ज्यादा मार्क्स नहीं देता है। ये एक है कि करंट अफेयर्स में बहुत टाइट मार्किंग होती है एंड सेम गोज फॉर द पाकिस्तान अफेयर्स। इसके अंदर मार्क्स बहुत थोड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से जीएसए में जितने मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं ना, एक स्टूडेंट उतने मार्क्स जो है वो सिक्योर करते हैं। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, आपके अगर बड़ा पेपर है ना, तो अपार्ट फ्रॉम एसे आपके पास 11 पेपर है। हर पेपर में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव ऑफ 20 मार्क्स इन एवरी पेपर, कंपल्सरी। इवन जीएसए है, करंट अफेयर्स है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, आपने 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर पकड़ाया जाएगा, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे, आपने सॉल्व कर देना, बबल शीट को फिल करोगे और एग्जामिनर जो है आपसे आके वो पेपर जो है वापस ले लेता है। आपने विद इन द टाइम फ्रेम अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट करना होता है। इसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाता है, अगर आप 15 नंबर ले लेते हो, व्हाट इफ 16-17 नंबर, तो आपके जो 40 नंबर पासिंग है ना, वो आप 60 तक अपने लेकर जा सकते हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आपका मेरिट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर आप जीके का पोर्शन में 5, 6, 7, 8, 10 तक नंबर लेते हो तो आप 35-40 के अंदर फॉल करोगे, लिटरली 35-40 में फॉल करोगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ठीक है। पेपर मार्किंग बहुत रिलेटिव होती है और बहुत स्ट्रिक्ट होती है। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव से मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं ना, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन में व्हाट इफ पाकिस्तान अफेयर्स की हम बात करते हैं, 20 नंबर का सवाल है, 4 सवाल आते हैं 20-20 नंबर के, आपको 7 सवाल आएंगे, आपने 4 करने होंगे, 2 की आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। सब्जेक्टिव पोर्शन में ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, 4 सवाल करने 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स से पूरे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करना होता है ना, व्हाट इफ पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजी पे सवाल आ जाता है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, फाइन। तो एवरीबॉडी नोज पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, पाकिस्तान किस किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज गेन कर रहा है, हर एक को सीपैक का पता होगा, ठीक है। हर एक को अफगानिस्तान के क्राइसिस का पता होगा, ईरान के साथ जो रिफ्ट है तो उसका पता होगा, तो इंडिया के साथ जो मसले हैं एवरीबॉडी नोज। तो आपने उसको पेपर पे पुट करना होगा, तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, आप लोग भी करेंगे, क्योंकि हमारी इन चीज़ों पे कमांड होती है। मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं, टेबल बनाए जाते हैं, चार्ट्स बनाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। डिस्टिंक्टिव जिसका पेपर होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। 20 में से 8 आना, 7 आना, 6.5 आना इज एवरेज रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन पाक अफेयर्स एंड इन करंट अफेयर्स। रिमेंबर दैट। आप लोग कहते हैं हमने सवाल ठीक लिखा, हमें 11 नंबर क्यों नहीं मिले, 11 नंबर मिलते ही नहीं है। हाईएस्ट ऑफ द टॉप पर जो आपके पास होगा उसको 10.5, 11.5 मार्क्स मिलेंगे, 12 मार्क्स मिलेंगे। जो टेस्ट सेशन आपको बड़ा नंबर दे रहा होगा ना, एग्जाम में इतने नंबर आपको नहीं मिलते हैं। यू गाइस विल कम टू नो आफ्टर सम टाइम, नहीं मिलते हैं, बिकॉज रिलेटिव मार्क आपके पास 10 से 15,000 बच्चा अपीयर हो रहा होता है, हर बच्चे ने सवाल किया होता है, ऑटोमेटिकली रिलेटिव मार्किंग होती है। और अगर आपका पेपर गार्निश नहीं होगा विद लैक ऑफ कोटेशंस, लैक ऑफ मैप, लैक ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज, न्यूज रिसोर्सेज, जनरल रिसोर्सेज, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, थोड़े मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 सवाल हैं, आप 4 सवालों में 8-8 नंबर ले रहे हो, आप किधर फॉल कर रहे हो, 32 मार्क्स पे, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है तो आपको तो 40 मिलेंगे नहीं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव 15 सिक्योर कर लोगे तो आप आराम से 45 तक चले जाओगे, अदरवाइज आपके 40 नंबर ही बड़ी मुश्किल से आते हैं इन कंपल्सरी सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। अब हम पेपर को डिस्कस करने से पहले ऑप्शनल्स का एक दफा देख लेते हैं। ऑप्शनल्स भी स्टूडेंट्स हमारे पास 600 मार्क्स के हैं। आपके पास ब्रोशर होगा, यू गाइस हैव टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप, यू कैन नॉट सेलेक्ट 2 फ्रॉम 1 ग्रुप, ठीक है।
अब आप 200 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो, ये 200 मार्क्स का एक कर लो, बाकी आप 4 सब्जेक्ट 100 नंबर के चूज कर लो, बस 600 नंबर आपने सिक्योर करने हैं। और ऑप्शनल के पासिंग का क्राइटेरिया है यू नीड 33 मार्क्स, यू नीड 33 मार्क्स, 33% 100 में से 33 नंबर होने चाहिए आपके ऑप्शनल्स को कह दो कि उसमें अपने ऑप्शनल को क्लियर करने के लिए। और 33 नंबर नहीं लेने होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नंबर ज्यादा चाहिए होते हैं। जो आपका मेरिट है ना, जो आपका मेरिट है वो आपके ऑप्शनल्स बना रहे होते हैं। US history, your political science, your gender studies, Punjabi is a very scoring subject when it's come to the language, ठीक है। आपका criminology हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जेंडर स्टडीज एक अच्छा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, IR पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस इज मच बेटर ऑप्शन देन द IR, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी कह दो कि बच्चा जो है काफी बच्चा फेल होता है। पोल साइंस में अगर वो मार्क्स कम देता है लेकिन उसकी एक चीज होती है कि वो आपको फेल नहीं कर रहा होता, यानी कि फेल नहीं करता। तो आप यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शंस को इतने स्ट्रॉन्ग रखो जिसमें से आप 60 अबव 70 अबव स्कोर करो। जब तक आपका उतना स्कोर नहीं आएगा ना, आप लोग एलोकेट नहीं हो सकेंगे। अगर ये कह दो कि एक हार्श केस है, इफ यू आर फ्रॉम द पंजाब, अगर आप पंजाब की मेरिट में हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स की फाइट करनी पड़ती है, बिकॉज आपका कोटा ज्यादा होता है और आप में कंपटीशन भी ज्यादा होता है। इस दफा पंजाब के आई गेस 220 से 225 तक बच्चे पंजाबियंस जो थे वो पास थे। तो उसमें से एलोकेशन जो पंजाब के मेरिट की आती है आई गेस वो 110 120 इतने रेशियो की पंजाब की सीट्स आई होती हैं, ठीक है। यानी क्या है, आप लोग पूरा साल मेहनत करो, पास भी कर जो, और देन यू गाइस आर अनएबल टू एलोकेट योरसेल्फ। बात समझ रहे हैं? इस वजह से आप लोगों ने अपने ऑप्शनल्स पे जितना काम कर सकते हो करना है, बिकॉज एक क्या होता सब्जेक्ट आप जो 80 80 70 क्रॉस कर जाओ तो बहुत अच्छे ग्रुप में आपकी एलोकेशन जो है वो आ सकती है। ठीक हो गया। 33 मार्क्स आर कंपल्सरी फॉर ऑप्शनल अगर आपने पास करना है एग्जाम, 40 मार्क्स आर फॉर योर कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। एंड देयर कम्स द नेक्स्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू स्टूडेंट्स। तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड 600 मार्क्स। आपके अगर आपके बड़ा सब्जेक्ट जो है वो पास है and you are standing on the score of 595, you guys are not going to appear in the interview. You need 600 marks to appear in the final panel. एक क्राइटेरिया इंटरव्यू का 601 भी आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई हैं इंटरव्यू के लिए। हो सकता है आपको 220 जो है इंटरव्यू में मार्क्स मिल जाएं तो आपकी एलोकेशन आ सकती है 800 नंबर पे। It happens a lot of time, ठीक है। 610 620 630 तक 80% बच्चों की एवरेज आती है। मैं आपको कह रही हूँ बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग है, 1200 नंबर के पेपर है, फिर भी जो एलोकेटेड कैंडिडेट्स हैं वो 620 630 615 640 तक जो हैं वो कहीं 50 to 70 बच्चे इस मार्क्स में आपके पास फॉल कर रहे होंगे, वो जिनकी एलोकेशन आई होगी। तो आप यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया इजीली आपको पता चल सकता है। इट इज नॉट कह दो कि आप पीस ऑफ केक बस सिलेबस एक दफा रिवाइज किया और एग्जाम दे दिए तो 15 में से 17 नंबर 18 नंबर 20 में से तो आपके आ गए, इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर लेट्स टॉक अबाउट योर सब्जेक्ट्स, तो सीरियसनेस में सबसे ज्यादा जो आपके पास फेलियर रेशो है, द वेरी कह दो कि जो सब्जेक्ट को हिट किया जाता है दैट इज इंग्लिश एसे। योर इंग्लिश एसे, देन योर इंग्लिश प्रेसी, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 पेपर एंड देन योर इस्लामियात। ये तीन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट्स को फेल करता है, ठीक है। योर एसे ऑफ 100 मार्क्स, योर इंग्लिश प्रेसी ऑफ 100 मार्क्स एंड योर इस्लामियात। द थिंग इज इस्लामियात से इसलिए फेल करता है क्योंकि बच्चे इस्लामियात को बड़ा इजी लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे थिंक दैट इस्लाम इज आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नमाज रोजा ज़कात ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन एग्जामिनर नीड्स वेरी मॉडरेट आंसर। एग्जामिनर को एक्सट्रीम पीपल नहीं चाहिए इन द ब्यूरोक्रेसी। इस्लामियात का पेपर वो फुल फ्लैज आपका पढ़ के चेक करेगा, ट्रस्ट में इस्लामियात में वो बहुत बच्चा फेल करता है, ठीक है। अब वैसे भी उसने करंट इश्यूज के अकॉर्डिंगली जो है वो क्वेश्चन पूछना इस्लामियात में शुरू कर दिया है। आप नमाज लिख रहे हो, यू गाइज नीड टू पुट द करंट टच इन योर नमाज क्वेश्चन। यानी यहाँ पे आजकल बहुत सारे जेंडर के मसले हैं, आप इश्तिहाद को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो,
बहुत सारे यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के मसले हैं, आप नमाज को उसके साथ एज अ टॉलरेंस लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो। यू नीड टू गिव द रेफरेंस ऑफ द करंट सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री की दे सकते हैं, ठीक है। जब तक इस्लामियात में करंट का टच नहीं होगा, आपका इस्लामियत का बड़े अच्छे नंबर नहीं लेता है। पहली बात तो पास ही नहीं करता है बच्चे को, इस्लामियत में बहुत बच्चा फेल होता है। इस्लामियत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में ऑप्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपकी स्ट्रांग है, यू कैन गो फॉर द इंग्लिश, उर्दू भी आप रख सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। बट ये चीज़ ज़रूर है, इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू उर्दू। उर्दू में ना कुछ क्राइटेरिया सेट होता है एग्जामिनर के माइंड, आप भी आपके सामने भी कोई पेपर रखो उर्दू में और वो गंदा सा लिखा हुआ हो, आप ऑटोमेटिकली उसका ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। तो बच्चों की राइटिंग नहीं इतनी अच्छी होती है। और बाकी 11 पेपर आपने अंग्रेजी में करने हैं, तो उर्दू के अंदर आप लोग लैक ऑफ वर्ड्स आपके पास हो जाएगा। हम कहते हैं हम उर्दू में करेंगे, हमने उर्दू मीडियम में इस्लामियात पढ़ी है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन जब आप 5-6 महीने अपना पढ़ लोगे, आपको न्यूज़पेपर का फ्लो है, आप जर्नल्स पढ़ रहे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो, तो फिर आपके पास उर्दू के वर्ड्स का जो चुनाव है ना वो खत्म हो चुका होगा, लिटरली वो खत्म हो चुका होगा। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, एक क्वेश्चन होता है साइकोलॉजिकल में, उर्दू मुबाहिसात, उसके अंदर ना उर्दू की 5 मिनट की डिबेट करनी होती है, और वो हमें सबसे मुश्किल लग रहा होता है कि हम उर्दू की डिबेट किस तरह करेंगे। आपको मिलता है उसमें आधा मिनट है, पूरा ग्रुप बैठा होता है, 5 मिनट आपको मिलते हैं, आपने इस टॉपिक पे, हमें जैसा टॉपिक आया था मुआशी हालात पाकिस्तान के ज़राअत से मुंसलिक इस तरीके से, तो वो लाइनें ही नहीं समझ आ रही थी किस तरीके से उसके आगे बोलनी है, क्योंकि आपकी जो एक ग्रूमिंग पूरे साल या 1.5 साल, ये जब भी आप एग्जाम्स दोगे हो चुकी होगी, वो सारी की सारी इंग्लिश में हो चुकी होगी। अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन आपने इंग्लिश रखनी कि उर्दू रखनी, इट्स अप टू योर ईज, लेकिन इंग्लिश में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और उर्दू का पेपर वो आपको पढ़ेगा कि उसने एनालिसिस क्या किया हुआ है। और जिस तरह ह्यूमन राइट्स है, वुमेन इश्यूज हैं, आपके पास मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम कंटेम्प्रेरी क्राइसिस हैं, इश्तिहाद है, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के सवाल है, पाकिस्तान अफेयर्स के हैं। इसको हम ऐसे में प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इस पर कमांड है, इसके लिए उर्दू कहाँ से ढूंढोगे, ये चीज होती है। तो यू गाइज हैव बोथ द ऑप्शन, बट आई कैन रिकमेंड यू के गो फॉर द इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश ज्यादा अच्छे मार्क्स देती है आपको व्हेन इट्स कम टू द इस्लामियात। प्रेसी स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर है, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ फोबिया पेपर, सेम गोज फॉर द एसे और जो आपके पास एक प्रेसी का पेपर होता है, ठीक है। आपके जिसको भी देख लो जो सीएस में फेल हुआ है, वो इन दोनों पेपर्स की वजह से होता है। इंग्लिश ऐसे रह गई, इंग्लिश प्रेसी रह गई, अंग्रेजी रह गई, ठीक है। तो द थिंग इज कि प्रेसी के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव भी है, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव पढ़ते ही नहीं है, जीआरई की किताब होती है वो याद करनी होती है। अगर आप वहां से 15 से 14 नंबर ले लो ना, आपकी प्रेसी फेल नहीं होगी, अगर आप वहां से अपना ऑब्जेक्टिव के मार्क्स सिक्योर कर ले तो। इसके बाद प्रेसी में एक सवाल होता है, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रेसी, जिसमें पैराग्राफ को समराइज करना है, दैट्स इट। यानी कि 1 घंटे के लेक्चर के बाद आप 5 मिनट या 10 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर सकें, ये प्रेसी है, कंसाइज करना किसी भी चीज को। इट कैन बी, ये फर्स्ट पर्सन में भी आती है, ये थर्ड पर्सन में भी आती है, जो भी इसके रूल एक ही होते हैं। आपने आइडिया लिखना होता है, जिस्ट बतानी होती है एग्जामिनर को कि आपने क्रैक किया है, वो क्या क्या रहा है, और मैं इसको ज्यादा अच्छे वर्ड्स में कंसाइज करके बता रहा हूँ। इसका ये क्वेश्चन पास करना जरूरी है। अभी तक हमें ऐसा कोई पेपर नहीं मिला जिसमें बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आया हो, बाकी वो 80 नंबर का पेपर सॉल्व करके आया हो और एग्जामिनर ने उसको पास किया हो। तो इसीलिए ये कहा जाता है प्रेसी का क्वेश्चन 20 से 25 नंबर का आता है, या तो 20 का आएगा या ही 25 का आएगा। You have to clear this question, otherwise you are unable to clear your English 2 paper. इस बात का ख्याल रखिएगा। The sole question, the sole paragraph can determine your journey. The sole paragraph, a single paragraph. उसके बाद इसमें comprehension है, translation है, your corrections, prepositions, narrations, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके 40 से क्या आपको 60 नंबरों तक लेकर चली जाएंगी। वो आप में मार्क्स ऐड करेंगी। प्रेसी तो 20 नंबर की है, जिसमें से आपने 10-11 सिक्योर कर लो, बहुत बात है। वो करेक्ट प्रेसी को इतने मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट प्रेसी को, ठीक है। ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट, बाकी तो आप चीजें सीखेंगे ही सीखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, योर ट्रांसलेशन एंड योर एवरीथिंग, वो आएगी तो आप ऐसे और बाकी सारे पेपर्स करेंगे ना। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है एंड प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन है, these 3 things are very important, very necessary to pass your English 2 exam.
ये इसीलिए क्वेश्चन है व्हाट इफ आप आज कहीं जाके एसी लग जाए, कोई भी आप बैठे हो ऑफिस में एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल कम्स टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, और आपने अपने सीनियर को अपनी फाइल प्रेजेंट करनी है, तो आपने उसको एक एप्लीकेशन लेटर या उस फाइल को कंपाइल करके उसको देना ही देना है। तो व्हाट इफ यू आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट फाइल, तो सारा का सारा केस ही खराब हो गया। यहाँ पे आपकी इनएबिलिटी जो है वो शो होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर फर्दर जर्नी, कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू राइट एंड व्हाट इज अनइम्पोर्टेंट टू एक्सक्लूड। The very important and the very crucial and sensitive paper is of essay, English essay। पहला पेपर होता है इंग्लिश एसे का। 2021 में उन्होंने मॉर्निंग टाइम इंग्लिश 2 का पेपर ले लिया था और 12 बजे के बाद उन्होंने फिर एसे का पेपर लिया था। तो ये इस तरह ही कर देते होते हैं, ये इट डिपेंड्स ऑन योर डेट शीट कि वो क्या करता है। तो एसे जो होता है स्टूडेंट्स, देयर इज नो रिकमेंडेड FPSC पैटर्न कि किस पे आपको ऐसे पूछा जाएगा। आई रिपीट, देयर इज नो रिकमेंडेड FPSC पैटर्न कि FPSC ने अगर आपको एक आउटलाइन दे दी है ना, इस तरह लिखें तो आप लिखते हुए अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। अब ये है कि स्टूडेंट्स ऐसे लिखने के बेतहाशा मेथड्स हैं और हर बच्चे का मेथड दूसरे बच्चे से डिफरेंट हो सकता है, हर टीचर का मेथड दूसरे टीचर के मेथड से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। FPSC ने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, उसने हर मेथड पास किया हुआ है, कोटेशन वाला भी, स्टोरी वाला भी, ठीक है, और एक जेनेरिक मेथड भी। बट द थिंग इज FPSC ने उसने वहां पे एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, क्रेडिट विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स जिनके पैराग्राफ में एक्सप्रेशन होगा, आर्गुमेंटेशन होगी, पैराग्राफ में कोहेरेंस होगी, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होगा। और उसने जब सिलेबस FPSC की साइट पे आप किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढोगे तो स्टूडेंट वहां पे सिलेबस में उसने इंग्लिश ऐसे का सिलेबस दिया हुआ है, वेल रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल, ये वर्ड उसने उधर यूज किया हुआ है। रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल आपने पढ़ना है, यानी हवा में बातें नहीं करनी है इंग्लिश ऐसे में। द थिंग इज कि अगर हम जियो स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हो, जियो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान पे ऐसे आ जाए, PMS में ऐसे आया था, जियो स्ट्रैटेजी ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। स्टूडेंट्स डू दिस कि पाक अफेयर्स का सवाल है एज इट इज ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे इज डिफरेंट फ्रॉम योर रिसर्च रिपोर्ट, ऐसे बेस्ड ऑन योर क्रिटिकल एनालिसिस, फैक्ट, फॉरेन रिसर्च एनालिसिस, एज वेल एज योर ओन ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। आपका अपना ओपिनियन जो होता है ना, वो आपका बेसिकली ऐसे होता है, यू हैव टू क्रैक द स्टेटमेंट, यू हैव टू मेक एन आउटलाइन, देन इंट्रोडक्शन, full essay of 17 to 18 paragraph, then conclusion, without headings ऐसे लिखते हैं, एक ही पेन से एक ही फ्लो से चलते हैं। कोटेशंस आप दे सकते हैं मार्कर से, ब्लैक पेन से, नो इश्यूज, नो चार्ट्स, नो मैप्स, कुछ भी नहीं होता है। एक हेडिंग डलती है ऐसे की, नीचे आउटलाइन की, उसके स्टार्ट आउटलाइन बनती है, अगले सफे पे इंट्रोडक्शन, अगले 18-20 सफों पे पूरा का पूरा उसी फ्लो में ऐसे आता है, एंड पे कंक्लूजन नीचे लाइन लगा के आप लोगों ने बंद कर देना होता है। 40 मार्क्स चाहिए होते हैं इस ऐसे में। आई हैव पास 3 essays, 6 I got 60 marks in PMS essay, 43 in CSS 2019 and 14 2021 essay। तो स्टूडेंट्स ऐसे पास करना is not a very big task, it requires your study and your a lot of practice। इसमें एक पॉइंट है, आउटलाइन के बाद एक सफा होता है इंट्रोडक्शन का। अगर आपका इंट्रोडक्शन ठीक है ना, तो आपका ऐसे के 80% पास होने के चांसेस हैं। अगर आपका इंट्रोडक्शन ठीक नहीं है तो आपका ऐसे क्लियर नहीं होने वाला, वो अगले सफे से पहले सफे से दूसरा सफा नहीं खोलेगा, पहले सफे से दूसरा सफा नहीं खोलेगा आपका। व्हाट इफ एक स्टार्टिंग में कैसे इस तरह करवाया जाता है, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेस, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेस। व्हाट पीपल डू, जी एजुकेशन प्रॉब्लम के बड़े मसले, आउटलाइन के बाद इंट्रो के बाद प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे आ जाते हैं, जबकि आपने पहले फ्यूचर बयान करना है कि हाउ एजुकेशन, हाउ द फ्यूचर रिलेट्स टू द एजुकेशन, यानी एग्रीगेरियन इकोनॉमी अगर इंक्रीज होगी, यानी टेक्निकल एजुकेशन है तो इससे बाद एग्रीकल्चर जो है बेहतर होगा। आप डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आएंगे तो आपके स्किल्ड लेबर आएंगे, आप इनलाइटेंड एजुकेशन देंगे तो लोगों में से कह दो कि एक्सट्रीमिज्म है वो खत्म होगा, आप अवेयरनेस देंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म होगी। फिर आपका तीसरा पर्सपेक्टिव जरूर ये हो सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, एंड देन यू कैन गिव द सॉल्यूशंस टू एरेडिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। क्लियर हुई मेरी बात? तो ऐसे इज बेसिकली टू द पॉइंट बात,
टू द पॉइंट। इवन अगर आप पहली लाइन में भी बात कर दोगे ना कि नहीं ये बात ये है, यानी यू कैन एग्री और डिसएग्री विद द एग्जामिनर स्टेटमेंट, इट्स अप टू यू। इज वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे आ गया। आजकल काफी ज्यादा वॉर की क्राइसिस चल रहे हैं ना। इज वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल? अगर आपका स्टांस है यस, देन यू हैव टू प्रूव हाउ इट इज यस। इफ योर स्टांस इज नो, देन यू हैव टू प्रूव हाउ। आपने ये नहीं लिखना कि जंगें कब से कब तक चल रही हैं दुनिया में, कितनी जंगें हैं, फॉर्म्स ऑफ वॉर एंड ऑल द स्टफ। बट स्टूडेंट्स, टू ग्लोबलाइजेशन कैसे आ गया? ग्लोबलाइजेशन एज टर्न ऑन वेस्ट, ये ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन, ये 2021 का ऐसे है। ग्लोबलाइजेशन कॉलन प्रोज एंड कॉन्स। बच्चे क्या करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद शुरू हो जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, सॉल्यूशंस टू, इस तरह से बातें चलाने लग पड़ते हैं। जबकि उसने आपको देखो, अगर आप आईआर के स्टूडेंट हो तो मे भी आपने पूरी 2 किताबें ग्लोबलाइजेशन में पढ़ी हो सकता है कि आप डेफिनेटली सी बात है पढ़ोगे, लेकिन उसने आपसे सवाल पूछा है, ऐसे पूछा 100 मार्क्स का, आपने बुक को उठा के उसमें नहीं लिख देना, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। कॉपी पेस्ट मटेरियल ऐसे में नहीं चलता है, रटे रटाए ऐसे पास नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं पास होते हैं, ठीक है। रटे रटाए ऐसे अब इस तरह के ऐसे नहीं आते हैं, पॉवर्टी 100 नंबर कैसे लिख दो, नहीं आता। स्टेटमेंट आती है, प्रॉपर स्टेटमेंट होती है, जिस तरह आपके पास आई थी 2019 में, व्हेन आई अटेम्प्टेड द एसे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर आर्गुमेंटेशन थी, इसमें पैराग्राफ के ना जो अपने 15 से 16 पैराग्राफ लिखने हैं अंदर, हर पैराग्राफ का एक ही स्ट्रक्चर होता है। जो बच्चे कहते हैं हम सबसे ऐसे में फेल हुए, सिस्टम को ब्लेम करने के बजाय व्हाट इफ वी ब्लेम आवरसेल्व्स, कि क्या पता आप लोगों का पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ही ठीक ना हो, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन ही टू द पॉइंट ना हो, मैंने पहले ही कहा इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट नहीं है, यू गाइस आर फेल। अगर आपका इंट्रोडक्शन पास हो गया है, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, 1-2 पैराग्राफ वो आगे बढ़ता है, फिर वो दरमियान से पैराग्राफ चेक करता है, फिर वो कंक्लूजन ऑफ कॉमर्स रीड करता है। व्हाट इफ आपके पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें लूप होल्स हैं। पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके अंदर WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, आपकी एग्जांपल होती है, केस स्टडी हो सकती है, कुड बी एनी कोटेशन, एंड देन उस चीज को आपने कंक्लूड किया हुआ होता है आपके टॉपिक सेंटेंस को। आप 15 पैराग्राफ्स एंड यू हैव टू कंक्लूड एवरी 15 पैराग्राफ्स। एक पे मिस और एग्जामिनर को इस पे नजर पड़ गई, वहां से आपके मार्क्स से डिडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो इन अदर मीन्स यू कैन not play freely in your essay paper as well as in your prepared SC passage. पाकिस्तान अफेयर डिबेट करने के लिए काफी है, पोल साइंस है, जेंडर स्टडीज है, US हिस्ट्री है, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितना मर्जी आप उसमें फ्री प्ले कर सकते हैं, छोटे पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेंथी लिख सकते हैं, दुनिया जहान की बातें लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन योर एसे पेपर यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। आपने वही चीज का जवाब देना है जो उसने पूछी, उसके बेस्ड आर्गुमेंट। आपको उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, यू शुड नो व्हाट इज मेंट टू राइट, व्हाट इज मेंट टू एक्सक्लूड, ये बात याद रखिएगा। बच्चे फेल होते हैं ज्यादा लिखने की वजह से, वो फेल नहीं होते कम लिखने की वजह से। In our essay paper, it has been seen that students pass हो रहे हैं आपके ज्यादा लिखते हैं because they know the things, they know the quotation, they just indulge the quotation into the paragraphs and into the essay structure. But the thing is, you only have to write up to the point what examiner has asked from you. यहाँ तक कोई question you can ask anything related to your subjects and your syllabus. जी students, any questions? Have you guys आप लोगों ने अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया है? ओके, कौन कौन से ऑप्शंस आप लोगों ने किए हैं? देखिए ऑप्शंस आप लोगों ने स्कोरिंग चूज करने हैं, क्योंकि एलोकेशन आपके ऑप्शंस की वजह से ही आएगी, ठीक है। जिस तरह से पहला ग्रुप है आपके पास पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो ग्रुप है, उसमें से पोल साइंस इज मच बेटर ऑप्शन देन योर IR। पोल साइंस में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। पोल साइंस का जो सिलेबस है ना, वो पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 1 का पार्ट B, दिस इज क्वाइट रिलेटेड टू द पाकिस्तान अफेयर्स। इससे आपको पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत हेल्प मिलती है। जहां तक बात है इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि बेसिकली बिल्कुल ऐसे बात बिल्कुल ठीक है कि IR आपके करंट अफेयर से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, बट मेक श्योर कि जो आपका IR है ना, उसके अंदर प्रॉपर IR का जार्गन यूज करना होता है, IR की टर्मिनोलॉजीज यूज करनी होती हैं, और उसकी बेसिकली जो थ्योरीज है ना, वो बहुत मुश्किल है उनको टैकल करना।
एग्जामिनर को पे बहुत कमांडर वो हिट करता है सब्जेक्ट को, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं बहुत ही आसान पेपर में ना IR में फेल हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ सेफ चॉइस इफ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप। उसके बाद अगर आप लोग का यानी साइंस का बैकग्राउंड है, अगर आप अकाउंटिंग वगैरह के हैं तो दीज सब्जेक्ट्स आर आल्सो स्कोरिंग। अगर कोई अकाउंटिंग बिजनेस वगैरह का है तो अकाउंटिंग और बिजनेस के सब्जेक्ट्स बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें जैसा याद किया वैसा ही लिख देना है, इसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं है, और ये थोड़े रेशो होती है बच्चों की अकाउंटिंग और बिजनेस वगैरह की, ठीक है। लैंग्वेज में से अगर आपने सोशियोलॉजी चूज करना है तो मच बेटर ऑप्शन इज पंजाबी। पंजाबी ये सोशियोलॉजी आपको 45-50 तक मार्क्स दे सकती है। पंजाबी आराम से आपको 60 से 70 नंबर दे देती है, और बहुत अच्छे को 70 to 75 मार्क्स इजीली आ जाते हैं आपके पंजाबी के पेपर में। आपने पंजाबी को पंजाबी में ही लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग का बैकग्राउंड किसी का सिंधी का है या पश्तो का है तो आप लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हो। लैंग्वेज के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये घरों में चलती ही है कि मेरे ख्याल में चीज आसान होती है इसको तैयार करना एज कम्पेयर टू सोशियोलॉजी। मार्क्स के हवाले से कह रही हूँ, अदरवाइज सोशियोलॉजी इज अ गुड सब्जेक्ट। जेंडर स्टडी इज ऑल्सो गुड सब्जेक्ट। क्रिमिनोलॉजी आप लोग चूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में से यू गाइस हैव 2 ऑप्शंस, यूएस हिस्ट्री एंड इंडो पाक हिस्ट्री। दोनों हिस्ट्री में से कोई भी आप एक हिस्ट्री जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का जो स्कोर है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल ही जा रहा है, इक्वल ही उसका ट्रेंड जा रहा है। पहले यूएसए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थी, फिर यूएस 2018 के फेलियर के बाद यूएसए को बहुत हिट किया गया, पीपल स्टार्टेड टू ऑप्ट इंडो पाक। अब इन लोग 50-50 रेशियो हो चुकी है मोस्ट ऑफ द टाइम इंडो पाक हिस्ट्री और आपके पास यूएस हिस्ट्री के। आई वोंट रिकमेंड यू यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री बहुत लेंथी है, ठीक है, पूरा यूरोप बैक एजेस से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये बहुत लेंथी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं किताब ये सब्जेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। और क्रिमिनोलॉजी इज ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट, फाइन। लॉ में मेरे ख्याल में आप इंटरनेशनल लॉ को चूज नहीं कीजिएगा, इंटरनेशनल लॉ बहुत हिट होता है। आई लॉ जो है आपके पास, क्रिमिनोलॉजी वगैरह ऑप्ट कर लें तो वो ज्यादा सेफ ऑप्शन है आपके पास। इंडो पाक का सिलेबस ज्यादा नहीं है? इंडो पाक का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन वो 712 से ना 1857 तक का सिलेबस है। आफ्टर 1857 सारा का सारा पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है ना, क्योंकि 1857 से 1947 का अब सब कॉन्टिनेंट का सिलेबस है, वो अब ट्रैक टू पाकिस्तान में पढ़ेगी, ठीक है। आफ्टर 1947 आपका पाक अफेयर्स है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट, अमेंडमेंट्स, सोशल स्ट्रक्चर, जियो स्ट्रेटजी इस तरीके से है। जो ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे आपने डायनेस्टीज पढ़नी है, मुगल डायनेस्टीज के लिए अकबर की पॉलिसीज और बहुत ज्यादा, यानी आपको शेरशाह सूरी को भी पढ़ना है। मतलब मेरी इंडो पाक नहीं है वैसे, 712 से 1857 तक जितनी डायनेस्टीज है ना आपको सारी पढ़नी है। वहां से मेरी यूएस हिस्ट्री है 712 से, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, बट इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट एंड योर टेस्ट। इफ यू हैव टाइम यू कैन ऑप्ट, लेकिन दोनों हिस्ट्रीज मैंने बोला साइड बाय साइड चढ़ी, यूएस हिस्ट्री भी कोई इतनी छोटी नहीं है, बट एज कम्पेयर टू इंडो पाक यूएस हिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं 12-15, उसको थोड़ा सा टैकल किया जाए ना, बहुत डीपली पढ़ा जाए तो आप उसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जिस तरीके से ये रोजवेल्ट के बाद आपने हर प्रेसिडेंट की ना फॉरेन पॉलिसी लाजमी पढ़नी है। यू शुड नो रेगन की क्या पॉलिसी थी, बुश की क्या थी, देन ओबामा की क्या थी, फिर दूसरे वाले बुश की से पहले क्या थी, डोनाल्ड ट्रम्प की क्या थी। आपने ना इनकी फॉरेन पॉलिसीज लाजमी पढ़ी, क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसीज में आफ्टर 1980s के बाद ये कभी इराक ईरान वॉर चल रही है आपके पास, ठीक है, कभी अफगानिस्तान वाला स्टार्ट हो जाता है, तो ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ये वैसे भी पढ़ने हैं और ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ही पढ़ने हैं। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी जो है वो कवर हो जाता है, तो यहाँ से इस एरा में हमें ये एज जरूर मिलता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या थे? My options were political science, Punjabi, US history, gender studies and philosophy. मेरा philosophy था, तो वो it depends on interest to interest, तो इसीलिए मैंने philosophy का जिक्र नहीं किया। It's a very lengthy syllabus of the philosophy का syllabus बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन if you want to opt you can go for it, लेकिन उसमें marks बहुत ज़्यादा मिलते हैं। Philosophy is a very scoring subject, बट हर बच्चा कैलिबर नहीं होता आपके फिलोसफी वाला, तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया था। इस्लामिक कल्चर अगर रखें तो इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स की मेरी है भी इस्लामिक जेस्टेशन की स्टूडेंट की इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ज़्यादा इसकी रेशो नहीं है, लेकिन इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ना ही रखो तो बेहतर है, कहीं कोई चीज़ ऑफेंड ना कर दे,
ये चीज है, गो फॉर द सेफ हिस्ट्री साइड। ये आपको कहीं और नहीं हेल्प कर रही इस वजह से। Constitution or you have the law background. If you have law background, you can opt political science and the very good combination of the constitution law. इसमें आपका सिलेबस पहले ही कवर है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लॉ शॉ पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बट एक चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नंबर नॉर्मल देता है, हाई नंबर नहीं देता, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि CSS में ना जो 40 to 50% बॉयज है ना और गर्ल्स हैं, उनका लॉ का बैकग्राउंड है, लॉ का बैकग्राउंड होता है। हर बच्चा पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो ऑप्ट करता है, तो इसीलिए उसने मार्जिन 40, 45, 50 तक का रखा है। हाँ, आपका पेपर दूसरों से इंटायरली डिफरेंट है तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। आप वैसे लॉ के पेपर को ध्यान से देखिएगा, वो आर्टिकल्स वाइज चीजें बहुत पूछता है, बट इट्स अ सेफ सब्जेक्ट व्हेन इट्स कम टू द लॉयर्स। पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मार्क्स नॉर्मल मिलेंगे इसमें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो गुड सब्जेक्ट, आप इजीली 55 to 60 मार्क्स इसमें ले लेते हो, थोड़ी सी तैयारी करके ना 55 to 60 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। एक नया सब्जेक्ट लिया आपके पास, स्टूडेंट गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। पिछले साल बहुत हिट हुआ, उससे पिछले साल बहुत हिट हुआ है, इस दफा तो उसका पेपर ही बहुत मुश्किल आया था, 2 सालों से बहुत वो सब्जेक्ट हिट हो रहा है। हो सकता है अगली दफा उसका ट्रेंड चेंज हो जाए, बट आई वोंट रिकमेंड यू टू टेक अ थ्रेटनिंग स्टेज, तो इट्स बेटर कि आप उस ऑप्शन में GBB जो है वो ऑप्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम कुछ एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो ऑनलाइन बच्चों के वो करेंगे एड्रेस करने में आपको रात को। ठीक है सर। केमिस्ट्री बॉटनी और ज़ूलॉजी। हाँ जी, केमिस्ट्री बॉटनी और ज़ूलॉजी। केमिस्ट्री सिर्फ 200 मार्क्स, ज़ूलॉजी बॉटनी आएगा सर आपके पास 100 मार्क्स में, और वो एक ही ग्रुप में है, आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो बॉटनी और ज़ूलॉजी में से। केमिस्ट्री ये है कि एक पोर्शन इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है। आपका BS है केमिस्ट्री में? BSc ग्रेजुएशन है, तो आप सिर्फ पेपर 1 का आधा पेपर आपको आता होगा, पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हें टीचर नहीं मिलेगा जल्दी, PhD लेवल का वो सिलेबस है, तो सेफ साइड है, केमिस्ट्री से पीछे हट जाओ, ठीक है। बहुत टाइम मांगेगी केमिस्ट्री। पोल साइंस जैसे आयर आपको बहुत जगहों पे हेल्प करेंगे ना, वो कहीं करेगी नहीं। हाँ, आपने साइंसेस पढ़नी है, कोड में पढ़ा होगा तो ज़ूलॉजी बॉटनी में से कोई एक रख सकते हो, लेकिन देख लीजिएगा सिलेबस एक दफा। एक बात और स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, लाजमी नहीं है जो आपका बैकग्राउंड है आपने वही सब्जेक्ट चूज करना है, प्लीज। अगर जिस तरह बहुत से बच्चों को उर्दू हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है, जिस तरह आपका इंग्लिश लिटरेचर है, लाजमी नहीं है कि अगर इंग्लिश लिटरेचर की सब्जेक्ट है तो आपने वही चूज करना है। योर BA टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, योर MPhil एंड योर ग्रेजुएशन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द CSS सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट अगर आपने अपना ऑप्शन, अपना जो सब्जेक्ट है वो चूज करना है जिसमें आपका मेजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक द सिलेबस कि आपको आता कितना है। 60-70% आता है तो वेल एंड गुड, यू कैन ऑप्ट इट। फिर आपने क्या करना है, पिछले 5 से 6 सालों के ना पास्ट पेपर्स देखने हैं उस सब्जेक्ट के साथ। ज़ूलॉजी आप कह रहे हैं, आपने ज़ूलॉजी के ना 2016 से पेपर देखने हैं 21 तक। अगर आपको लगेगा पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हो, स्कोरिंग ट्रेंड है तो तब ऑप्ट कीजिएगा। अक्सर होता है कि सिलेबस मोटा मोटा लिखा होता है, हमने पढ़ा होता है हल्का फुल्का सा अपने मेजर्स में, क्वेश्चंस अब ऐसे नहीं पूछता। यू हैव टू लुक टू द प्रीवियस, कह दो कि 4 to 5 years पेपर, देन डिसाइड कि हम अपने मेजर का सब्जेक्ट चूज करें या ना करें, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर आपको बोलूंगी ना रखें, उर्दू लिटरेचर भी बोलूंगी आपको प्लीज ना रखें, स्कोरिंग की तरफ जाएं। क्यों? अपने मेजर की वजह से आपने इतना मुश्किल सब्जेक्ट उठा लेना जो 3 महीने में आपका कवर ही ना हो और जिसका मार्क्स आपको मिले ही ना, फायदा क्या उस चीज का। लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो लिटरेचर आपका इंग्लिश ऐसे में काम आएगा ही आएगा, इंग्लिश 2 में काम आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ राइटिंग आपकी राइटिंग स्किल्स पहले ही बेहतर होंगे, आपको ABC से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आए जी स्टूडेंट्स? थोड़ा सा प्लीज लाउड। हैंडराइटिंग बेटर करती है ऑफ कोर्स। देखिए, बहुत गंदी राइटिंग वाले भी बच्चे पास हुए हैं, बहुत अच्छी राइटिंग वाले बच्चे फेल हुए हैं। ये चीज है, राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि समझ आ जाए, इतनी होनी चाहिए कि आपको समझ आ जाए। जो ज्यादा मैटर करती है दैट इज योर प्रेजेंटेशन। ये नहीं है कि आपके साथ वाले की अगर फ्लॉलेस राइटिंग है ना तो उसको ज्यादा मार्क्स हैं, ऐसे नहीं होता। बहुत खूबसूरत चीज को ना वो बहुत गौर से भी पढ़ता है, ये चीज भी है आपके पास। तो आपकी राइटिंग देखो, अगर किसी की बुरी भी है ना
तो वैसे भी आपने साल 1.5 साल प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वो बेहतर हो जाएगी, इसमें कौन सी बात है। बट द थिंग इज अवॉइड द कटिंग्स, बार बार आपकी कटिंग्स ना हो, लव्स ऊपर नीचे ना जा रहे हो, यानी इतना भी बड़ा ना लिखा हो कि लाइन के ऊपर ही नहीं आ रहा, मार्जिन लाइन से बाहर निकल रहा है, इस तरह की ब्लडर्स ना हो, अदरवाइज सब ठीक है। मैम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ आर इन द सेम ग्रुप, ये चेक करें। आई थिंक सो डिफरेंट है। फिजिक्स का अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, लेकिन अगर आपका मेजर है, सिलेबस देखो अगेन, मैंने पहले ही बोला, और अपने पास्ट 5 साल के पेपर देखो, 200 नंबर की इसमें फिजिक्स है, लेकिन ये है कि फिजिक्स का टीचर नहीं आपको जल्दी मिलता, फिजिक्स की आपको गाइडलाइन कम मिलेगी। अगर आप और फिजिक्स करते हो तो आपको दोबारा जहाँ तक रिविजन किया, यू हैव टू गो टू दैट टीचर्स अगेन फॉर द सीएसएस। बहुत कम लोग होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री को सीएसएस के लेवल पे कोचिंग दे रहे होते हैं। सिर्फ इन सब्जेक्ट्स का यही है कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी या बाकी प्रोफेसर की तरफ जाना पड़ता है और अलग अलग क्लासेस लेनी पड़ती इन सब्जेक्ट्स की। अगर उसको सिलेबस नहीं, अगर आपको आता है 2-4 मोटी मोटी फिजिक्स की किताबें हैं, सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, बस 20% आपका रहेगा, तो तब आप उसको चूज करते हुए बेहतर लगते हो। ये भी देखते रहिए। ओके, जी स्टूडेंट्स आप बताएं, फिर मैंने इनको आंसर करना है। आप बताएं, एनी क्वेश्चंस? मैम ये तो रिटर्न हो गया ना, इंटरव्यू के लिए हम लोग को कैसे तैयारी करनी चाहिए? इंटरव्यू के लिए आपके पास ना पहले मेडिकल है, बाद में पहले भी हो सकता है साइकोलॉजिकल एक स्टेज होती है, हम उसमें क्या, उसके अंदर आपकी 2 मिनट की स्पीच होती है, जिस तरह से मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही, इस तरह से आपने बोलना होता है, ठीक है। आपके क्वालिफायर्स होते हैं, आपका पैनल बैठा होता है उस तरीके से। फिर जिस तरह आप टेबल पे बैठे हुए हो, गोल टेबल्स कर दिए जाएंगे, आपको एक मुबाहिसा दिया जाएगा जिसको डिस्कशन कहते हैं, उर्दू का एक टॉपिक दिया जाएगा और हर बच्चे ने बोलना होगा और एहतराम से बोलना होता है, किसी की बात को कट करके नहीं बोलना होता, अदरवाइज इसका बैड इंप्रेशन जाता है, और बार बार बढ़ चढ़ के भी नहीं बोलना होता, इसका भी बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है कमांड टास्क, जिसमें आपको एक टास्क के लिए सबको 10-15 मिनट दिए जाते हैं, आप उसको सॉल्व करते हो, फिर 1 बाय 1 आप अपने पैनल के सामने चेयर पे बैठ के कमांड टास्क को प्रेजेंट करते हो। 15 मिनट आपके पास होते हैं, जिसमें आपने सबका सुनना भी होता है कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या कहेंगे, सब अपना अपना सजेशन देते हैं, आपको सजेशन बेहतर लगता है तो आप नोट कर लेते हो, अदरवाइज आप अपना कमांड टास्क देकर स्ट्रेटजी बता के उठते हो। ये दूसरा दिन होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका इंटरव्यू होता है, 3 होते हैं बेसिकली मेंबर्स, वो जो आपने फिल की होती हैं चीज़ें उसमें से पूछ रहे होते हैं, या जिस तरह का आपने बिहेव किया होता है इन योर स्पीच, इन योर डिस्कशन, इन एवरीथिंग, उसके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी को जज करके वो आपसे पूछ रहे होते हैं। और इस सारी चीज़ों से पहले दिन हमारे पास 4 to 5 to 6 आवर्स का टेस्ट होते हैं। बार बार कभी एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, कभी शेप सेलेक्ट करनी आ रही होती है, कभी टिक एंड क्रॉस आ रहे होते हैं, कभी ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो देता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आईक्यू वाला पोर्शन होता है, कभी पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है, यानी 6 घंटे की ना दिन होता है ये वाला, जिसमें आपको डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं, और इन एक्सरसाइज को चेक करने के बाद ही आपका इंटरव्यू लेते हैं, और उनकी रिपोर्ट बन के आपके फाइनल इंटरव्यू में जाती है, और वो पैनलिस्ट जो चेयरमैन साहब और बाकी लोग सब बैठे होते हैं, उनके पास जाती है आपकी रिपोर्ट कि एवरेज स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, या इसमें हमने ये चीज़ देखी है, अब आप इसको नोट डाउन करें। या फॉर एग्जाम्पल आपके व्यूज़ एक्सट्रीम है, उसने वहाँ पे लिखा होगा इसके व्यूज़ कैसे हैं, रिजिड हैं, और फिर वो जान के आपसे डिबेट करते हैं और जज करते हैं आपको। और साइकोलॉजी की जो रिपोर्ट है ना वो बहुत मैटर करती है। देन आपका फाइनल इंटरव्यू होता है 15 से 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है आपका इंटरव्यू, एंड देन आपकी फाइनल एलोकेशन का जो है वो मेरिट बनता है। आपकी ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट में? मेरी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में है। ये इंदौर से है ना? Yes, I have done BS honors in chemistry from KNET, और MSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन समझ नहीं। MSc केमिस्ट्री कर रही हैं, सहर आप कहाँ से कर रही हैं MS केमिस्ट्री? और MSc केमिस्ट्री आपका फिर भी CSS का पोर्शन नहीं कवर करती है। प्लीज़ गो फॉर द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। स्टार्टिंग में महीना 2 महीना आप लोगों को मसले होंगे, entirely different study from your major, यही आगे पूरा साल काम आएगी आपके,
जब आप इंग्लिश ऐसे लिखने बैठेंगे तो आपको केमिस्ट्री, जोलॉजी वगैरह चीज़ें नहीं आपके ऐसे में इंक्लूड होती हैं। आपका पोल साइंस, आपका पाक अफेयर्स, आपकी जेंडर, यानी जो आपका ऐसे है ना वो 11 सब्जेक्ट से मिलके आपके पास बना होगा, ठीक है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपके पास पंजाबी है, पंजाबी के बाद क्रिमिनोलॉजी है, जेंडर स्टडीज है, ठीक है। आपके पास जियोग्राफी इज ऑल्सो स्कोरिंग सब्जेक्ट, जियोग्राफी भी आप लोग चूज कर सकते हैं। जियोग्राफी इज ऑल्सो स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और यूएस हिस्ट्री आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। और लॉ मत चूज कीजिए, इंटरनेशनल लॉ तो रहने ही दें। नहीं, एफपीएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन में वो आपको योर पेपर देख रहे होंगे, सारा आपको योर पेपर देख रहे होंगे। 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, 400 के नहीं है। 600 के ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 1200 नंबर का पेपर है और 300 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। टोटल नंबर आपके 1500 बनते हैं, 300 नंबर इंटरव्यू के हैं। Any more questions, students? सर ये जिशान, ये क्वेश्चंस आप खुद ही देख लें प्लीज। क्वेश्चंस देख लें। मैम इस्लामियत का या कोई भी क्वेश्चन है और उसमें कोटेशंस ऐड करनी है, और कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? हर क्वेश्चन में आप 3 से 4 कोटेशन आराम से दे सकते हैं। इस्लामियात में 7 से 8 भी चलती हैं, इस्लामियत में ज़्यादा उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं आपको। मैम ये इस्लामियत का जो पेपर होता है जी। उसमें अगर आयतों का लिखना होता है तो वो अरबी भी लिखना होता है, खाली तर्जुमा लिखना होता है? दोनों लिख सकते हैं। अगर अरबी बिल्कुल परफेक्ट आती है तो फिर लिखो, अदरवाइज खाली ट्रांसलेशन भी चलेगी। उर्दू मतलब इंग्लिश में लाजमी नहीं है कि आपने अरबी ही लिखें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लिख दोगे तो अच्छा है, प्रेशर है बट ठीक होनी चाहिए। अगर नहीं आती तो खाली तर्जुमा। खाली तर्जुमा भी चले। रेफरेंस दे दीजिएगा किस सूरत से बात की गई है, उसका ज़्यादा इंप्रेशन होता है। जी, मेजर अगर बॉटनी में है तो बॉटनी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, 100 मार्क्स का है बॉटनी और बॉटनी का सिलेबस भी आसान है, कर सकते हो। 1-2 ऑप्शन चूज करने से कुछ नहीं है। लेकिन देख लेना, वो केमिस्ट्री को मैं इसलिए रेफर नहीं कर रही हूँ, उसका सिलेबस बहुत मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। तो जोलॉजी बॉटनी में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बट प्लीज सिलेबस देखने के बाद ना एक पास पेपर देख लो 2-4, और स्कोरिंग ट्रेंड इसका भी ठीक ही है क्योंकि ये थोड़े बच्चों का होता है साइंसेस का बैकग्राउंड, इस वजह से। जी स्टूडेंट्स, एनी मोर क्वेश्चन? जिशान सर और हैं क्वेश्चंस कोई? जी, इंग्लिश वाले को बता दें, ऐसे का बात मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे को किस तरह कवर किया गया? ऐसे को आप लोगों के, मैंने पहले बोला कि 11 सब्जेक्ट का मिक्सचर है आपका ऐसे, प्लस आपका करंट अफेयर्स और आपका ऐसे होता है आपका करंट अफेयर्स एंड योर जनरल्स। बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल होता है जो आपने ऐसे में कोट करना होता है, एंड ऐसे इज 80% योर ओन ओपिनियन एंड योर ओन एनालिसिस अबाउट द रिस्पेक्टिव टॉपिक। और आप टू द पॉइंट बात करेंगे विदाउट गिविंग एनी बीट अबाउट द बुश नहीं करना आप लोगों ने। फॉर्म्स, टाइप्स एंड ऑल द स्टफ, यू ओनली हैव टू हिट द पॉइंट डायरेक्टली, एंड देन आपका इंट्रोडक्शन मैटर करता है। अगर इंट्रोडक्शन आपका वो 150 वर्ड्स का टू द पॉइंट है, प्रिसाइजली है, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो आपका जो ऐसे है वो क्लियर हो सकता है। जो बच्चे मैथ से हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको सब्जेक्ट में सिलेक्ट करना चाहिए? वो एक मैथ का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, देन दे हैव द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन, यूएस हिस्ट्री, पंजाबी, जेंडर स्टडीज। आप लोग एक ही सब्जेक्ट स्टूडेंट्स अपने मेजर का चूज कर सकते हैं। बाकी आपके जो अगर नेचुरल साइंसेस के या जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लोग हैं, बाकी सब्जेक्ट आपको सोशल साइंसेस के चूज करने पड़ने हैं, लाइक क्रिमिनोलॉजी, योर पॉलिटिकल साइंस, योर जेंडर स्टडीज एंड योर इन सोशियोलॉजी और पंजाबी और ज्योग्राफी। एक सब्जेक्ट अपने मेजर का चूज कर सकते हैं। मेक श्योर केमिस्ट्री ना ही हो तो बेहतर है, मैं बस केमिस्ट्री की वजह से कह रही हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं उनको क्या मतलब आप सजेस्ट करेंगे? इंजीनियरिंग की फील्ड में अकाउंटिंग इज बेटर ऑप्शन। इस दफा अकाउंटिंग का स्कोर बहुत ज़्यादा रहा हुआ है। इवन जो टॉपर्स रहे हुए हैं, अभी के जो टॉपर्स हैं, उनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड था, और अकाउंटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे मार्क्स देती है। तो अगर आपका अकाउंटिंग है, बिजनेस एड है, तो एक सब्जेक्ट चूज कर लो और उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। उसके टेस्ट दो, उसकी एवेल्युएशन करवाओ, ताकि तुम लोग का वो स्कोर 70 to 80 तक आ जाए।
लेकिन मैम जीआरए की बुक बताई थी आपने मैम, वो जीआरए publisher कौन है उसका? जीआरए की बुक है वो सॉफ्ट फॉर्म में आपको मिल भी जाएगी। वैसे वर्ड स्मार्ट बाय कर सकते हो, वर्ड स्मार्ट की 3 सीरीज हैं फॉर योर वोकैब, वहां से सीएसएस में वोकैब आती है, वही जो है वो जीआरए वाली किताब है। मैम ओवरऑल सीएसएस को जैसे पास करने के लिए क्या टिप्स और कुछ है बताने के लिए कि ओवरऑल उसको पास करने के आपने तो मैम 3 अटेम्प्ट्स दिए ना आपने। जी जी, कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क बेसिकली, योर हार्ड वर्क, और आप उसको एक राइट डायरेक्शन में लेके चलें, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं होगी तो फिर आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। मैम बच्चे कह रहे उसने एमपीटी का टेस्ट 2022 का जो है उसने पास किया, लेकिन उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत वीक है, उसके लिए वो क्या करें? एडमिशन ले लें वो, या अब मुझे क्या पता कितनी वीक है, उन्हें बोलें कि प्रैक्टिस करें और उसके टेस्ट वगैरह दें। और मिस ये जो जर्नलिज्म है और मैथ कम्युनिकेशन है उनकी क्या स्कोरिंग होती है? इन द सीएसएस जर्नलिज्म का सब्जेक्ट जी इतना ज़्यादा हिट नहीं होता ये सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक 50 to 55 to 60 मार्क्स हैं, लाइक यूएस हिस्ट्री, ये हिट नहीं होता सब्जेक्ट। मैथ्स कॉम वगैरह का सब्जेक्ट नहीं हिट होता, क्योंकि ये 200 नंबर के आपके पास पीएमएस में भी है। अगर आप सीएसएस में मैथ्स कॉम जर्नलिज्म ऑप्ट करते हो तो 200 का पीएमएस में भी है, तो आपकी दोनों जगह की तैयारी हो जाती है। पीएमएस में थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है बिकॉज ऑफ 200 मार्क्स। पीएमएस में पॉलिटिकल साइंस भी उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में ये है। ओके, फिर आप एक ही चूज कर सकते हैं, एक ही चूज कर सकते हैं। मैम जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सीएसएस के लिए किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? वो अभी सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़े और करंट अफेयर्स को फॉलो करें ताकि उनका जो एनालिसिस है ना वो डेवलप हो जाए फिलहाल। एनी फर्दर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके देन, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, ठीक है, इंशाल्लाह सी यू सून होपफुली। अल्लाह हाफिज़।